हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस हिंदी मीडियम का जो लेसन नंबर 2 है उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। विद्युत शक्ति ये आपके बुक में पेज नंबर 38 पर मिलेगा। ऊर्जा के प्रारंभिक स्रोतों कोयला, खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की तुलना में विद्युत अनेक विशेषताओं के कारण अधिक उपयोगी शक्ति संसाधन है। कम उत्पादन लागत, आसान वितरण सुविधा और प्रदूषण रहित होना, आसान प्रयोग और रखरखाव का कम खर्च इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बच्चों हम पढ़ रहे हैं कि हम जानते हैं कि एक तो प्रदूषण, इलेक्ट्रिसिटी से कोई प्रदूषण वगैरह नहीं होता है, साथ ही साथ रखरखाव का खर्च भी कम ही आता है और वितरण इसको विद्युत को कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। साथ ही साथ और जो इन्हीं विशेषताओं के कारण आज बिजली आम आदमी की जरूरत बन गई। बिना बिजली के हम आज मानव जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुत से संसाधन हैं या बहुत से ऐसी क्षेत्र हैं जहां बिजली का उपयोग किया जाता है। कृषि, उद्योग और परिवहन के साथ साथ घरेलू ऊर्जा के लिए इसकी सर्वाधिक मांग है। विद्युत उत्पादन के प्रधानतः 4 स्रोत हैं। विद्युत उत्पादन, जहां से विद्युत उत्पादन किया जाता है वो उसके 4 स्रोत हैं। कौन कौन से हैं? पहला हो जाएगा ताप विद्युत, दूसरा हो जाएगा आपका जल विद्युत, तीसरा हो जाएगा आपका आणविक विद्युत एवं चौथा हो जाएगा आपका गैस एवं खनिज तेल उद्युत। अब इसके अतिरिक्त सौर ऊर्जा, बायोगैस, समुद्री लहर और भूताप से भी विद्युत उत्पादित की जाती है। व्यावसायिक दृष्टि से भारत में ताप विद्युत, जल विद्युत और अणु विद्युत का ही अधिक विकास हुआ है। देखिए, अगर हम देखें तो विद्युत उत्पादन के 4 प्रमुख स्रोत है जहां से विद्युत उत्पादित किया जाता है। ताप विद्युत मतलब ताप के द्वारा भाप वगैरह देके, जल विद्युत यानी कि जल के प्रयोग से, आणविक विद्युत अणुओं के द्वारा विद्युत शक्ति उत्पन्न करके और गैस और खनिज तेल के द्वारा विद्युत उत्पन्न की जाती है। लेकिन इसके अलावा सौर ऊर्जा से भी विद्युत उत्पादन किया जाता है। बायोगैस, समुद्री लहर और भूताप, जो भूताप की जो गर्मी होती है उससे भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। और व्यावसायिक दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत में ताप विद्युत, जल विद्युत और अणु विद्युत का ही अधिक विकास हुआ है। बिजली के उत्पादन में विद्युत के अन्य स्रोतों की सहभागिता क्रमशः 82.14 एवं 4% है। भारत में उत्पादित कुल विद्युत का 25% उपयोग घरेलू कार्यों में। जितना भी बिजली का उत्पादन भारत में किया जाता है उसमें से 25% जो है हम घरों में उपयोग लेते हैं, 25% कृषि कार्यों में तथा 33% औद्योगिक कार्यों में होता है। शेष विद्युत वाणिज्यिक, परिवहन एवं अन्य कार्यों में उपयोग होती है। अब विद्युत उत्पादन, ताप विद्युत, राष्ट्रीय ताप बिजली निगम यानी कि एनटीपीसी की स्थापना ताप विद्युत के विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत उत्पादन हेतु 1975 में हुई। वर्तमान में एनटीपीसी कोयला आधारित 12 ताप बिजली परियोजनाएं तथा गैस तेल आधारित 7 परियोजनाएं संचालित कर रही हैं। ताप विद्युत परियोजनाएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका आ जाएगा सिंगरौली जो कि मध्य प्रदेश में है, दूसरा कोरबा यानी कि छत्तीसगढ़ जिले में है, तीसरा रामगुंडम यानी कि आपके तेलंगाना क्षेत्र में है, फरक्का जो कि पश्चिम बंगाल में है, पांचवा हो जाएगा आपका विंध्याचल जो कि मध्य प्रदेश में है, छठा हो जाएगा आपका रिहन जो कि उत्तर प्रदेश में है, दादरी आपका उत्तर प्रदेश में आता है, कहलगांव यानी कि आपका बिहार में आता है और तलचर यानी कि उड़ीसा में आता है। तो ये आपके ताप विद्युत संयंत्र संचालित हैं। ऊंचाहार जो कि उत्तर प्रदेश में है और बदरपुर दिल्ली में है। तो 11 ताप विद्युत परियोजनाएं संचालित हैं। अब जल विद्युत, जल विद्युत शक्ति का स्थायी स्रोत है। पृथ्वी पर जब तक जल धारा प्रवाहित है जल विद्युत प्राप्त होती रहेगी। जल विद्युत जल के बहाव से टरबाइन चलाकर पैदा की जाती है। जल के तेज बहाव प्राकृतिक जल प्रपातों से उत्पन्न होता है एवं बांध बनाकर कृत्रिम प्रपात की रचना की जाती है। जल विद्युत उत्पादन है तो आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियां इस प्रकार है। जब भी जल विद्युत जो पैदा किया जाता है वो नदी पर बांध बनाकर किया जाता है, समुद्र तटों पर बांध बनाकर किया जाता है ताकि उस जल का उपयोग विद्युत बनाने में किया जा सके। नदियां वर्ष भर पर्याप्त जल के साथ बहती हो, नदियां प्राकृतिक प्रपात बनाती हो अथवा बांध बनाने के अनुकूल हो, नदियों में मलबा की मात्रा कम से कम हो, परिवहन के सुगम साधन उपलब्ध हो, पर्याप्त पूंजी, प्रशिक्षित व्यक्ति तथा मशीनों की सुलभता हो, उपभोग क्षेत्र उत्पादन इकाइयों के निकट हो क्योंकि अधिक दूरी पर ले जाने पर विद्युत नष्ट होती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि जल विद्युत जो है जहां पर भी जल विद्युत का उपयोग किया जाएगा वह सीमित क्षेत्र में हो, वहीं पर इनका उपयोग किया जाता है। भारत में जल विद्युत उत्पादन की उपरोक्त परिस्थितियां सामान्य अनुकूल हैं।
यहाँ पर यह एक तालिका दी हुई है। इस तालिका में हम ये समझ सकते हैं कि जो पंजाब है वहाँ पर भाखड़ा है, दाहिना है, वहाँ पर 600 मेगावाट की बिजली पैदा की जाती है। हिमाचल प्रदेश में इस तरीके से जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मणिपुर। आंध्र प्रदेश में तेलंगाना भी है यहाँ पर, जहाँ कर की विद्युत उत्पादन या जल विद्युत परियोजनाएं चल रही हैं। अणु विद्युत। अणु का विद्युत के रूप में प्रयोग 1969 से प्रारंभ हुआ। अणु शक्ति हेतु यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम एवं जिर्कोनियम खनिजों का प्रयोग होता है। भारत में खनिज अच्छी मात्रा में मिलते हैं, अतः भारत में अणु विद्युत उत्पादन सुविधापूर्वक हो सकता है। भारत में आणविक शक्ति आयोग का गठन 1945 में हुआ था तथा वर्ष 1954 में भारत सरकार ने आणविक शक्ति विभाग की स्थापना की। जो न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी जिसे हम बोलते हैं आणविक शक्ति या आणविक विद्युत शक्ति, यह इसी से प्राप्त की जाती है। जो अणु विद्युत गृह है वो तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है, कोटा जो कि राजस्थान में है, कलपक्कम जो कि तमिलनाडु में है और नरोरा जो कि उत्तर प्रदेश में आता है और काकरापार यानी कि गुजरात में अणु विद्युत परियोजनाएं संचालित हैं। इस समय देश में 5 अणु विद्युत गृह काम कर रहे हैं। इनके अतिरिक्त कर्नाटक के केगा और राजस्थान का अलाहाबाद भट्टा अणु विद्युत गृह भी है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित विभिन्न संस्थान परमाणु बिजली गृह दिए गए मानचित्र में प्रदर्शित किए गए हैं। अब हम पढ़ेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, जो कि सौर ऊर्जा आता है, जैसे सोलर एनर्जी। सूर्य से प्राप्त ताप से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे सौर ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य की धूप से प्राप्त ऊर्जा का सीधा उपयोग भी किया जाता है तथा इसे विद्युत में बदलकर भी उपयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा का उपयोग पानी को गर्म करने, भोजन पकाने, जगह को गर्म करने तथा वस्तुओं को सुखाने, पानी को शुद्ध करने और फसलों को पकाने, प्रकाश व मशीनों के संचालन के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से सौर ऊर्जा का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। सौर तापीय ऊर्जा संग्रह रिसीवरों के माध्यम से प्राप्त की जाती है, जबकि सौर ऊर्जा को बिजली के रूप में प्राप्त करने तो सौर फोटोवोल्टेइक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। सौर ऊर्जा से प्राप्त बिजली का उपयोग वर्तमान में व्यावसायिक स्तर पर भी किया जाने लगा है। भारत के दूर दराज के गांवों में जहां बिजली नहीं है वहां सौर ऊर्जा को अति सरलता से विविध कार्यों के लिए उपयोग किया जा रहा है। आज देश में 96 मेगावाट की 9,80,000 से अधिक सौर बिजली उत्पादक इकाइयां देश में स्थापित की गई हैं। तो ये थे हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में सौर ऊर्जा। दूसरा हो जाएगा आपका पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी जिसे हम कहते हैं। बहती हुई हवा की गति से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे पवन ऊर्जा कहते हैं। पवन की गति का उपयोग कृषि कार्यों और परिवहन में मनुष्य बहुत पहले से करता आ रहा है। वर्तमान में पवन ऊर्जा का उपयोग पवन चक्कियों के द्वारा भूगर्भ से जल निकालने के लिए भी किया जाता है। भारत में पवन ऊर्जा की कुल संभावित क्षमता 45,000 मेगावाट आंकी गई है। वर्तमान में इसे 1340 मेगावाट विद्युत उत्पादन करने की क्षमता प्राप्त है, यानी कि लगभग हमें जरूरत या आवश्यकता तो इतनी है, लेकिन फिर भी इससे भी 1340 मेगावाट की विद्युत उत्पादन की जा रही है। पवन ऊर्जा, हमने पवन चक्की का नाम सुना ही होगा आपने। पवन चक्की में टरबाइन और पंखे को चलाकर वहां पर विद्युत पैदा की जाती है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल तथा पश्चिम में गुजरात में अनेक पवन ऊर्जा केंद्र स्थापित किए गए हैं। पवन गति की निरंतरता समुद्र तटों पर अच्छी है, अतः पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र समुद्र तटीय होते हैं। मतलब समुद्र के आसपास जो है पवन का बहाव या रिसाव लगातार होता रहता है। इसीलिए जो पवन ऊर्जा केंद्र या जो संस्थान बनाए जाते हैं वे समुद्र तटीय इलाकों में ही बनाए जाते हैं। बायोमास ऊर्जा, कृषि, वन, पशु उद्योग एवं अन्य के अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्त करना बायोमास ऊर्जा कहलाता है। बायोमास ऊर्जा गैस एवं विद्युत दोनों रूपों में प्राप्त की जाती है। गैस उत्पादन हेतु गोबर, मनुष्य का मलमूत्र तथा अन्य जैव अपशिष्ट प्रयोग करते हैं। इन्हें ऑक्सीजन रहित वातावरण में सड़ाकर मुख्यतः मीथेन गैस प्राप्त की जाती है। यह गैस सस्ती पड़ती है और इसके जलने से प्रदूषण नहीं होता है, इसे बायोगैस कहते हैं। इसके उत्पादन के बाद शेष बचा अपशिष्ट पौधों के लिए खाद के रूप में भी उपयोगी होता है। देखिए, कृषि, वन, पशु पक्षी उद्योग एवं अन्य अपशिष्टों से जो ऊर्जा प्राप्त करना है बायोमास ऊर्जा कहलाता है। बायोमास ऊर्जा गैस और विद्युत दोनों रूपों में प्राप्त की जाती है। आज हमने देखा है कि गांव में आज भी गोबर गैस के प्लांट लगाए जाते हैं, जिससे कि घरों में वे भोजन पकाने, खाना पकाने के लिए उस गैस का उपयोग करते हैं और विद्युत के उत्पादन में भी इस गैस का उपयोग किया जाने लगा है। इन्हें ऑक्सीजन रहित वातावरण में सड़कर मुख्यतः मीथेन गैस प्राप्त होती है या की जाती है। गैस सस्ती पड़ती है और साथ ही साथ जो अपशिष्ट वगैरह प्राप्त होता है उससे गैस बनने के साथ साथ उसका जो अपशिष्ट होता है वो बाद में खेतों में हम ये पेड़ पौधों के लिए हम खाद के रूप में भी प्रयोग में ले सकते हैं। हमारे देश में बायोमास से विद्युत उत्पादन की अनुमानित क्षमता 19,500 मेगावाट है तथा वर्तमान में कुल उत्पादन 292 मेगावाट है। भारत के महानगरों को इस ऊर्जा के विकास से तो चिन्हित किया गया है, क्योंकि यहाँ प्रतिदिन हजारों टन कूड़ा करकट अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकलता है। जो बड़े बड़े शहर हैं, बड़ी बड़ी जो सिटियां हैं, वहां पर
ये ऊर्जा प्राप्त करने के संयंत्र डाले जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर अधिक आबादी होने के कारण कूड़ा करकट वगैरह भी अधिक मात्रा में निकलता है। भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। पृथ्वी का आंतरिक भाग गर्म है। भूगर्भ के इस ताप से प्राप्त ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। यह उत्पादन गर्म जल के स्रोतों जलाशयों पर निर्भर करता है। हमारे देश के विभिन्न भागों में इस प्रकार के 340 जलाशय हैं। इनमें विद्युत उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जलाशय उत्तर पश्चिमी हिमाचल और पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित है। जम्मू कश्मीर के पूगा में, हिमाचल प्रदेश के पर्वतीय घाटी में तथा पर्वतीय तट पर भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। भूतापीय यानी कि भू जो धरती है उससे निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग जब हम ताप के रूप में करते हैं या ऊर्जा के रूप में करते हैं तो उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। छत्तीसगढ़ के तातापानी में 300 किलोवाट क्षमता का विद्युत गृह विकसित किया जा रहा है। भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन की संभावना के जांच का काम राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान हैदराबाद द्वारा किया जा रहा है। तो हम जानते हैं कि जो भूतापीय ऊर्जा होती है इसका उपयोग अनेक कार्यों के लिए किया जा रहा है। बड़े बड़े जो उद्योग धंधे वगैरह हैं उनमें भी बड़ी बड़ी मशीनों को चलाने के लिए आजकल भूतापीय ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में उपयुक्त साधनों के अतिरिक्त भारत में ज्वारीय ऊर्जा का भी विकास किया जा रहा है। ज्वारीय यानी कि जो समुद्र तटों पर ज्वार भाटे आते हैं उनसे भी ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। शक्ति संसाधनों का संरक्षण। अब शक्ति के जो संसाधन है पावर के उनका संरक्षण हम किस प्रकार कर सकते हैं हम इस डिटेल में पढ़ेंगे। वर्तमान अर्थव्यवस्था में शक्ति के संसाधन प्राणवायु की भूमिका में माने जाते हैं। आज की जो अर्थव्यवस्था है उसमें जो शक्ति के साधन होते हैं जिससे भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वे आजकल हमारी प्राणवायु के समान काम करते हैं। यानी कि ये नहीं होंगे तो हमारा जो जीवन है वह नश्वर हो जाएगा। एक तरीके से हम बिना इसके अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जैसे मनुष्य का शरीर प्राणवायु के अभाव में मृत हो जाता है, ठीक वैसे ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न घटक कृषि, उद्योग, परिवहन, व्यापार आदि भी शक्ति संसाधनों के बिना संचालित नहीं हो सकते। मतलब इनको चलाने के लिए शक्ति के साधनों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। अतः देश में उपलब्ध शक्ति के संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, जिससे मानव की शक्ति संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति सदैव होती रहे। शक्ति के संसाधन का समुचित उपयोग हो, शक्ति के स्रोतों से भविष्य में भी ऊर्जा मिलती रहे तथा शक्ति संसाधनों से पर्यावरण प्रदूषित न हो। शक्ति के संसाधनों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। हम इनको बचाने के लिए, संरक्षित करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट में पढ़ेंगे। क्षयशील स्रोतों पर आधारित ऊर्जा का उत्पादन सीमित किया जाए। क्षयशील यानी कि जो ऐसे स्रोत जहां से हम ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं और निकट भविष्य में वो समाप्त हो सकता है तो उसका उपयोग हमें सीमित मात्रा में करना चाहिए। दूसरा है आपका ऊर्जा के नव्यकरणीय स्रोतों का तीव्रता से विकास किया जाए। नव्यकरणीय यानी कि वैसे ऊर्जा के ऐसे नव्यकरणीय स्रोत जिनका उपयोग हम कर लें और उसके बाद भी फिर से उसको नए रूप में ढालकर हम उसका उपयोग फिर से ऊर्जा के रूप में कर सकें, उसे नव्यकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। देश में उत्पादित होने वाली ऊर्जा का समुचित वितरण सुनिश्चित हो ताकि ऊर्जा का ह्रास ना हो सके। जो जहां से ऊर्जा हमें पर्याप्त मात्रा में मिल रही है वहां पर वितरण, जितनी ऊर्जा की आवश्यकता हो उतना ही हम ऊर्जा की खपत करें, जिससे कि ऊर्जा की हानि ना हो। ऊर्जा संसाधनों का समुचित उपयोग किया जाए तथा इस हेतु जन जागृति को प्राथमिकता दी जाना चाहिए। बेहतर उपयोग हमें ऊर्जा का करना चाहिए। साथ ही साथ जो जन जागृत जो लोग वगैरह हैं, जो भी मानव वगैरह है जो विद्युत शक्ति का उपयोग कर रहा है या कोयले का उपयोग कर रहा है या सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहा है या पवन ऊर्जा का उपयोग कर रहा है या बायोमास ऊर्जा का उपयोग कर रहा है, तो सीमित मात्रा में जितनी उसको आवश्यकता है उतनी ही मात्रा में इसका उपयोग करें तो हम इसे भविष्य के लिए संरक्षित कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पॉइंट आपका हो जाएगा प्रदूषण रहित ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन विकसित किया जाए। प्रदूषण रहित, जहां पर प्रदूषण ना हो वहां से हम ऊर्जा प्राप्त करें तो यह हमारे निकट भविष्य के लिए बहुत ही बेहतर विकल्प हो सकता है। शक्ति संसाधन व्यक्तिगत आवश्यकता की पूर्ति के साधन मात्र नहीं है वरन यह राष्ट्र की चहुमुखी समृद्धि के आधार भी हैं, अतः इनका संरक्षण आवश्यक है। मतलब हमारे देश में अगर आर्थिक विकास करना है, आर्थिक प्रगति अगर करना है, अगर हमें भारत को सुदृढ़ बनाना है तो शक्ति के संसाधन जितने भी हैं हमें इनको बचाना होगा, इनका संरक्षण करना होगा या सीमित मात्रा में इनका उपयोग करना होगा ताकि निकट भविष्य में यह हमारी आने वाली आगे पीढ़ी जो भी है वह इसका उपयोग विशेष या जितने समुचित ढंग से कर सके, इसके लिए हमें प्रयास करने चाहिए। तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये लेसन नंबर 2 आपका कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।